हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल एंड कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो CUET PG एग्ज़ाम अब लगभग आ ही चुका है। एग्ज़ाम की डेट्स हमें पता है। ये बात अलग है कि एग्ज़ाम डेट्स पोस्टपोन हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, वो सब एक अलग कहानी है। तो उसको कंसीडर ना करते हुए हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एग्ज़ाम डेट है वो 5 जून से है। 5 जून से है तो अब आपकी जो प्रिपरेशन है वो एकदम पीक पे होनी चाहिए। अब जो प्रिपरेशन है उसमें आपको पूरा टाइम देना है और अब ये जो टाइम है ये रिवीजन का है। यानी कि आपको अब अपने सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर आपने कम पढ़े हुए हैं तो उनको पढ़ना ही पढ़ना है और साथ में आपको रिवीजन भी करना है, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं हुआ तो फिर इतनी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो उसी चीज को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए एकदम बिल्कुल नई सीरीज लाया हूं, रैपिड रिवीजन। इस रैपिड रिवीजन सीरीज के अंदर हम सभी जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे फिजिक्स के अंदर, CUET PG फिजिक्स के अंदर, उन सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो यहां से कुछ एक टॉपिक मैं उठाऊंगा जिनको मैं आपको एक एक लेक्चर के अंदर खत्म करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो उनके रहेंगे उनको मैं कवर करूंगा, सो दैट आपकी जो थ्योरी है वो भी बहुत जल्दी कवर होंगी। इनको मैं रिकॉर्ड करके इसलिए अपलोड कर रहा हूं ताकि इनको आप 1.5x 2x या 1.75x पर भी देख सकें, ताकि आपका जल्दी से रिवीजन हो जाए चीज़ों का और आपको एक तरह से शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल हो जाए। तो जिस तरह से आपने मेरे बाकी जो वीडियोस हैं उनको अपना प्यार दिया है, उनको शेयर करके, चाहे उनको लाइक करके, चाहे उनमें कमेंट करके, इसी तरह से इस सीरीज को भी आप उतना ही प्यार देंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स का वो है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज़ें हैं वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे अगले कुछ टाइम, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के अंदर उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहली बात तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ऑसिलेटर है क्या, तो ऑसिलेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि सस्टेनेबल ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करता है। सस्टेनेबल ऑसिलेशन का मतलब एक फ्रिक्वेंसी जो सस्टेन कर रही हो, जो लगातार ड्रॉप नहीं कर रही हो ना राइज कर रही हो, एक सस्टेनेबल लेवल पे हो, एक फिक्स वैल्यू के साथ हो। तो ऐसा डिवाइस जो होता है उसको हम कहते हैं ऑसिलेटर। ऑसिलेटर बेसिकली करता क्या है, जो DC सिग्नल्स आते हैं उनको AC सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। लाइक हम जो सुनते हैं, टीवी जो हम सुनते हैं या रेडियो की कमेंट्री हम सुनते हैं, तो सब काम तभी होता है जब वहां पे एम्पलीफायर और ऑसिलेटर्स लगे होते हैं। ऑसिलेटर के अंदर एक और इंपॉर्टेंट डिवाइस लगा होता है, फीडबैक जो डिवाइस होता है, और यहाँ पर जो फीडबैक यूज होता है वो पॉजिटिव फीडबैक यूज होता है ना। कौन सा फीडबैक यूज होता है? पॉजिटिव। अगर इसका ब्लॉक डायग्राम आपको मैं बताना चाहूं तो इसके ब्लॉक डायग्राम में मेनली दो पार्ट हैं। एक है एम्पलीफायर सर्किट। इस एम्पलीफायर सर्किट के अंदर हम BJT यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। उसमें भी जो कॉन्फ़िगरेशन हम लेते हैं वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका जो आउटपुट है वो तीनों जो कॉन्फ़िगरेशन है, चाहे वो कॉमन कलेक्टर है, चाहे वो कॉमन बेस है और चाहे वो कॉमन एमिटर तो खुद है ही, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा बढ़िया जो होता है वो कॉमन एमिटर होता है ना। तो एम्पलीफायर सर्किट यहां पर लगा हुआ है। इस एम्पलीफायर सर्किट के साथ एक फीडबैक नेटवर्क भी लगा रखा है जो कि सेलेक्टिव फ्रीक्वेंसी वाला है। सेलेक्टिव फ्रीक्वेंसी वाला मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो आउटपुट से कुछ एक पार्ट हम निकालकर फीडबैक पे देते हैं, यहां से एक सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी को पास कराएगा। सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी सर्किट का मतलब क्या हुआ, यहां से ये फ्रीक्वेंसी RC सर्किट की भी हो सकती है, RLC सर्किट की भी हो सकती है, ये LC सर्किट की भी हो सकती है। तो उस फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी को ये आगे पास कराएगा। इस फीडबैक नेटवर्क के लिए आउटपुट वोल्टेज इनपुट का काम करेगी और जो VF है वो किसका काम करेगा? आउटपुट का, है ना। हम ये जानते हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऑसिलेटर को लगातार इनपुट दिया जाए। फीडबैक नेटवर्क भी इसको इनपुट प्रोवाइड कराता रहता है जिससे हमें सस्टेनेबल आउटपुट मिलता है। वन बाय वन अगर इसके पार्ट्स को हम डिस्कस करें, लाइक एम्पलीफायर को हम डिस्कस करें, तो एम्पलीफायर जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हम यूज करते हैं। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का हमें ये पता है कि ये फेज शिफ्ट कर देता है, यानी कि इनपुट वोल्टेज का अगर सिग्नल ऐसा जा रहा है, वोल्टेज का ध्यान रखना, वोल्टेज का, तो आउटपुट पर वोल्टेज 180 डिग्री से शिफ्ट हो जाता है ना। फाइनाइट वोल्टेज गेन मिलता है। वोल्टेज गेन कितना मिलेगा? अगर सिर्फ एम्पलीफायर का अगर गेन मैं निकालूं तो A बराबर क्या हो जाएगा? V0 अपॉन Vin, यानी कि V0 किसके बराबर हो जाएगा? A इंटू Vin। V0 किसके बराबर हो जाएगा? A इंटू Vin के बराबर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई।
अब हम बात कर लेते हैं किसकी, फीडबैक सर्किट की। तो फीडबैक सर्किट जैसा कि मैंने आपको कहा, ये फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव सर्किट है, जिसमें जो सर्किट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो आरसी का बन सकता है, एलसी का बन सकता है और आरएलसी का बन सकता है। ये एक फिक्स फ्रीक्वेंसी को अपने से पास होने देगा। ट्रांसफर फंक्शन या जिसको हम फीडबैक गेन भी कहते हैं, इसको कई जगह बीटा से लिखते हैं, कई जगह एमवी से लिखते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो आउटपुट कौन काम करेगा, यहाँ वीएफ, और इनपुट का काम कौन करेगा, वी नॉट। तो वीएफ की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, बीटा इंटू वी नॉट, आइदर इट इज एमवी इंटू वी नॉट। ठीक है। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहां पर जो फीडबैक सर्किट हम यूज करेंगे वो पॉजिटिव फीडबैक यूज करेंगे। पॉजिटिव फीडबैक क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इसका जो आउटपुट आता है वो बहुत ज्यादा आता है, जिससे कि हमें ओवरऑल आउटपुट गेन जो है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए यहां पर हम जो फीडबैक सर्किट यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक सर्किट। यहां पर भी जो ये फेज शिफ्ट है 180 डिग्री का प्रोवाइड कराता है। अब ये जो फेज शिफ्ट है इसका क्या चक्कर है, यहां से जो इनपुट गई इसका फेज शिफ्ट हो गया, यानी कि ऐसे पलट गई कितने से, 180 डिग्री से। अब इसका जो आउटपुट है ये यहां पर मिलेगा, इसका कुछ पार्ट फ्रैक्शन ऑफ पार्ट यहां पर पहुंचेगा, यहां से इसका आउटपुट इसको मिलेगा। तो ये और ये दोनों सेम फेज में हो, उसके लिए जरूरी है कि ये इसको फेज शिफ्ट कर दे। तो इसका यहां पर 180 डिग्री से क्या हो जाता है, फेज शिफ्ट हो जाता है। तो ये दोनों सेम फेज में आ जाते हैं, दोनों सेम फेज में आ जाते हैं, यानी कि वीएफ और वी इन अगर है तो दोनों सेम फेज में आ जाएंगे, और जुड़कर दोनों क्या दे देंगे, वी ए दे देंगे, यानी कि वैल्यू को बढ़ा देंगे। अगर ये ऑपोजिट फेज में होता, यानी कि यहां पर फेज शिफ्ट नहीं होता, तो इन दोनों की वैल्यू आपस में सुपर इंपोज करके कम हो जाती, तो आउटपुट क्या हो जाता, कम हो जाता। इसलिए यहां पर ये फीडबैक सर्किट भी क्या करता है, इसको 180 डिग्री से शिफ्ट कर देता है। यदि इसकी मैथमेटिक्स को हम समझने की कोशिश करें तो यहां पर अप्लाइड वोल्टेज इन, जो सप्लाई वोल्टेज है वो वी इन है, और एडर के बाद जो एम्पलीफायर को वोल्टेज जा रहा है वो कौन सा जा रहा है, वी ए जा रहा है। तो वी ए कुल मिलाकर दो चीजों का समेशन हो गया, वी इन का और वी एफ का, वी इन का और वी एफ का। अगर मैं फीडबैक सर्किट को कंसीडर ना करूं, तो वी इन बराबर हो गया वी ए, और ये सीधा क्या दे रहा है, आउटपुट। तो यहां से मैंने ये देखा कि ए बराबर किसके है, वी नॉट अपॉन वी इन के, यानी कि वी नॉट किसके बराबर है, ए इंटू वी इन, ए इंटू वी इन। तो इसको मैं लिख दूंगा समीकरण नंबर 1, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हम यहां पर कैलकुलेट कर ही चुके हैं कि वी एफ किसके बराबर है, बी इंटू वी नॉट। अब मैथमेटिकली यहां से आप देख पा रहे हो कि ये जो वी ए है ये किसके बराबर है, वी एफ प्लस वी इन के बराबर। तो वी ए को मैंने किसके बराबर कर दिया, वी इन प्लस वी एफ। वी एफ की वैल्यू मैंने यहां से सब्सटीट्यूट कर दी, कितनी, बीटा वी नॉट। बीटा वी नॉट मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। ये वैल्यू जो वी इन की है, ये जो वी ए की वैल्यू है, ये मैंने कहां डाल दी, यहां पर डाल दी, वी नॉट बराबर ए इंटू वी इन। वी इन अब यहां पर क्या हो जाएगा, वी ए हो जाएगा, क्योंकि एम्पलीफायर को जो सप्लाई हो रहा है वो वी ए हो रहा है। अगर इनिशियली सर्किट देखें तो वहां पर वी ए बराबर वी इन था, पर अब वी ए की वैल्यू चेंज हो गई, अब वो क्या हो गया, वी इन प्लस वी एफ। तो ये वैल्यू मैंने इस फॉर्मूला में रख दी, किसमें, वी नॉट इक्वल्स टू ए इंटू वी ए। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू मैंने यहां रखी। तो वी नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया, ए इंटू वी इन प्लस बीटा वी नॉट। आगे जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, इसको यानी कि इसका ट्रांसपोज वगैरह किया, तो वी नॉट अपॉन वी इन मिला, और ये वैल्यू किसके बराबर, ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा। ये जो एक्सप्रेशन बना, इसको हम कहते हैं ऑसिलेटर गेन। इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटर गेन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज राइट फॉर ऑसिलेटर गेन। यहां पर ए का मतलब क्या है, एम्पलीफायर गेन, और बीटा का मतलब क्या है, ट्रांसफर गेन या फिर फीडबैक गेन। केस टू क्या बन सकता है, यदि मैं कहूं कि हम सप्लाई वोल्टेज नहीं दे रहे हैं, यानी कि वी इन की वैल्यू हमने क्या कर दी, 0। तो वी इन की वैल्यू हम 0 कर देंगे। अगर हम वी इन की वैल्यू 0 कर देंगे तो भाई जो वी ए है वो किसके बराबर था, वी इन प्लस वी एफ। तो वी इन 0 हो गया, तो अब वी ए किसके बराबर हो गया, वी एफ के बराबर हो गया। वी ए किसके बराबर हो गया, वी एफ के। तो हमारे पास जो आउटपुट था वो क्या था, ए इंटू वी एन। वी एन किसके बराबर हो गया, 0, और वी एन 0 के तो वी ए के बराबर आ गया, तो वी ए की वैल्यू वी एफ। तो वी नॉट किसके बराबर हो गया, ए इंटू वी एफ, और वी एफ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो किसके बराबर है, बीटा वी नॉट। तो यहां पर ये वैल्यू क्या बन गई, वी नॉट इक्वल्स टू ए बीटा वी नॉट। अब वी नॉट से वी नॉट यहां कैंसिल हो जाएगा, तो यहां हमारे पास एक कंडीशन बनी, यहां एक इक्वेशन बनी, ए बीटा इक्वल्स टू 1। ए बीटा इक्वल्स टू 1 एक स्पेशल कंडीशन है जिसको हम कहते हैं बर्क-हसेन क्राइटेरिया, जिसको हम क्या नाम देते हैं, बर्क-हसेन क्राइटेरिया। ठीक है, ये क्राइटेरिया जरूरी है अगर हमें सस्टेनेबल ऑसिलेशंस चाहिए ऑसिलेटर से, तो इस क्राइटेरिया का फुलफिल होना जरूरी है। जहां ए बीटा में, ए का मतलब है
गेन फ्रॉम एम्पलीफायर, और बीटा का मतलब है ट्रांसफर फंक्शन और फीडबैक गेन। ठीक है, स्पेशल केसेस इसके देखते हैं। स्पेशल केसेस, यदि ए बीटा की वैल्यू लेस देन 1 रह जाती है तो उस केस में क्या होगा, ऑसिलेशंस शुरुआत में ज्यादा होंगे, धीरे 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 इनका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाएगा और लास्ट में डिमिनिश हो जाएंगे, यानी कि खत्म हो जाएंगे। तो अगर इस तरह का हमें रिजल्ट मिल रहा है, इस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, तो ऐसे जो ऑसिलेशंस हैं उनको हम नाम देते हैं अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या नाम देते हैं? अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन। सेकेंड कंडीशन ये बनती है कि ए बीटा इक्वल्स टू 1 है। तो ए बीटा इक्वल्स टू 1 है तो उसमें आप देख पा रहे हो कि यहां पर जो भी ऑसिलेशंस आ रहे हैं उन सभी का एम्पलीट्यूड लगभग सेम है, सभी का एम्पलीट्यूड लगभग सेम है। तो ऐसे अगर ऑसिलेशंस बनते हैं तो इन्हें हम कहते हैं सस्टेनेबल ऑसिलेशंस, और ये हमें रिक्वायर्ड होते हैं, ये हमें चाहिए होते हैं। थर्ड केस, जब ए बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो ए बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो ऑसिलेशंस हैं ये शुरुआत में इनका एम्पलीट्यूड कम है, धीरे धीरे इनका एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है। तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं ओवर डैम्पिंग कंडीशन। क्या नाम देते हैं? ओवर डैम्पिंग कंडीशन। तो आपसे सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यदि ऑसिलेटर में ए बीटा लेस देन 1 है तो कौन से टाइप के ऑसिलेशन होंगे, ए बीटा ग्रेटर देन 1 है तो कौन से टाइप के ऑसिलेशन होंगे, और ए बीटा इक्वल्स टू 1 है तो कौन से टाइप के ऑसिलेशंस होंगे। स्पेशल मैंने यहाँ पर ऊपर ब्लॉक में भी बनाकर लिख दिया है कि बर्क-हसेन क्राइटेरिया आपसे पूछा जा सकता है, तो उसके लिए दो कंडीशन है। एक तो है कि ए बीटा की वैल्यू 1 हो, सेकेंड है कुल फेज लूप, कुल लूप का जो एंगल है पूरा फीडबैक से एम्पलीफायर से लेके फीडबैक में पूरा घूमते हुए, तो कुल लूप एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री या 360 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री का ऊपर शिफ्ट और 180 डिग्री का नीचे शिफ्ट। तो टोटल शिफ्ट कितना हो गया, 360 डिग्री, या फिर किसी तरह का कोई शिफ्ट हो ही ना ऊपर और ना नीचे। ये कंडीशन है बर्क-हसेन की इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो 3-4 चीजें यहां से निकलती है इंपॉर्टेंट। एक ये निकलता है कि ऑसिलेटर गेन क्या होता है, फॉर्मूला, बर्क-हसेन क्राइटेरिया क्या होता है, दूसरा, फिर ए बी बराबर 1 तो कौन से ऑसिलेशन, ए बी लेस देन 1 तो कौन से ऑसिलेशन, और ए बी ग्रेटर देन 1 तो कौन से ऑसिलेशन, है ना। होपफुली यहां तक आपको सब बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। जो भी बच्चे सीयूईटी पीजी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उन्हें मेंशन किया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप भी है वहां पर, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी जो क्लासेस हैं वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक सीयूईटी पीजी पर भी चलती हैं। डेली लाइव क्लासेस होती हैं जिनमें मैं अभी प्रैक्टिस करवा रहा हूं ईएमटी सब्जेक्ट की, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की और मैकेनिक्स की। इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिक्स दोनों के ही लगभग 4 लेक्चर हो चुके हैं। मैकेनिक्स अगले 3-4 दिन और चलेगा, ईएमटी अभी लंबा चलेगा, और उसके बाद ऑप्टिक्स सब्जेक्ट आपका चलेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो यहां तक हमने बात कर ली। उसके बाद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या होता है भाई। आइडियल कंडीशन हो गई कि ए बीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, पर प्रैक्टिकली ये क्या पॉसिबल है। अगर प्रैक्टिकली हम ए बीटा की वैल्यू 1 कर दें, यानी कि दोनों को बराबर कर दें, तो होता क्या है कि जो सर्किट है, सर्किट के नॉन लीनियर बिहेवियर की वजह से, इसकी वजह से नॉन लीनियर बिहेवियर की वजह से जो ए है और बीटा है, ए है या फिर बीटा, उसकी वैल्यू में थोड़ा सा कमी हो जाती है, उसकी वैल्यू स्लाइटली रिड्यूस कर जाती है। और जैसे ही दोनों में से किसी की भी वैल्यू रिड्यूस करेगी तो ए बीटा का ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1 हो जाएगा, और ए बीटा का ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1 होगा तो वो सस्टेनेबल ऑसिलेशन नहीं रहेगा, सस्टेनेबल आउटपुट नहीं आएगा, वो अंडर डैम्पिंग की कंडीशन में चला जाएगा। इसलिए प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, ए बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेके चलते हैं। ए बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेके चलेंगे तो अगर कोई नॉन लीनियर बिहेवियर भी है सर्किट के अंदर तो उस वजह से भी वो वैल्यू रिड्यूस होके भी ए बीटा की वैल्यू 1 बनेगी। इसलिए प्रैक्टिकली हम ए बीटा की वैल्यू 1 लेकर चलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर। तो टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर, अगर हम सबसे पहले बात करें आउटपुट सिग्नल के बेस पर कि जो आउटपुट में सिग्नल मिल रहे हैं उसके बेस पर कितने तरह के ऑसिलेटर्स हो सकते हैं, तो उसके दो टाइप होते हैं। एक होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर वो जिसमें जो आउटपुट है वो साइनोसोडियल वेव फॉर्म के फॉर्म में मिलेगा, यानी कि साइन कर्व के रूप में हमें अगर आउटपुट फंक्शन मिल रहा है, आउटपुट सिग्नल मिल रहे हैं, तो उसको हम नाम देंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक नाम ही इसलिए है क्योंकि इसका जो वेव फंक्शन है, जो वेव बन रही है वो साइन के फॉर्म में बन रही है, साइनोसोडियल बन रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरा जो ऑसिलेटर है आउटपुट सिग्नल के बेस पर वो है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में हमें दो तरह के वेव फॉर्म्स मिल सकते हैं। एक इस तरह का मिले ट्राइंगुलर, और एक इस तरह का मिले जिसमें दांत टीथ की तरह
इस तरह से हमें मिले तो उसको हम कहते हैं शार्प टीथ सिग्नल। एक ये ट्राइंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं तो इसको हम नाम देते हैं ट्राइंगुलर सिग्नल, और एक ये शार्प टीथ की तरह है तो ये है शार्प टीथ सिग्नल। दोनों को ही हम नाम देते हैं रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। क्या नाम देते हैं? रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क की जो मैंने बात की थी, जिसमें फीडबैक नेटवर्क का जो एक एलिमेंट है फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क, उसमें हम तीन तरह के मेनली दो तरह के हम रेस्पॉन्स लेते हैं, दो तरह के हम नेटवर्क सेलेक्ट करते हैं। एक होता है आरसी और एक होता है एलसी और एक होता है क्रिस्टल। आरसी यदि हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बेस पर जो ऑसिलेटर होते हैं वो होते हैं फेज शिफ्ट ऑसिलेटर और वीन ब्रिज ऑसिलेटर। यदि हम आरसी का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं किसके अंदर? फीडबैक सर्किट के अंदर, तो उसके अंदर जो आरसी ऑसिलेटर बनते हैं उसके अंदर कौन कौन से टाइप आ जाते हैं? फेज शिफ्ट या वीन ब्रिज। आरसी जो ऑसिलेटर्स होते हैं वो मेनली यूज किए जाते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए। इसके लिए ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, जिनकी रेंज कहां तक होती है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, उसके केस में यूज किए जाते हैं आरसी ऑसिलेटर्स। कौन कौन से होते हैं? ये फेज शिफ्ट होते हैं और वीन ब्रिज। वीन ब्रिज और फेज शिफ्ट दोनों ही कौन से टाइप है? आरसी। यानी कि यहां पर फीडबैक के अंदर जो एलिमेंट्स हम चूज करेंगे या एलिमेंट्स का हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो कौन कौन से होंगे? आरसी। दूसरा बनता है यहां पर एलसी ऑसिलेटर। कौन सा बनता है? एलसी। एलसी में तीन तरह के कॉम्बिनेशन देखने को हमें मिलते हैं। एलसी जो है इसमें हम जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं फीडबैक के अंदर, इसमें हम इंडक्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो इसमें तीन तरह के हम बनाते हैं। यदि हम 2L और एक कैपेसिटर, 2L यानी कि दो इंडक्टर और एक कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो उसको हम कहते हैं हार्टले। कौन सा ऑसिलेटर? हार्टले ऑसिलेटर। यदि हम दो कैपेसिटर और एक इंडक्टर का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो उसको हम कहते हैं कॉलपिट ऑसिलेटर। ठीक है, मैंने यहां लिखा भी हुआ है। यदि हम दो इंडक्टर और एक कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो उसको हम कहते हैं हार्टले, और दो कैपेसिटर और एक इंडक्टर का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो उसको हम कहते हैं कॉलपिट। और यदि इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन बनता है इसमें जिसको हम कहते हैं क्लैंपर, है ना, क्लैपर ऑसिलेटर। तो तीन तरह के ऑसिलेटर ये हो गए। एक और ऑसिलेटर बनता है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर के अंदर हम क्वार्ट्ज का यूज करते हैं, क्वार्ट्ज ऑसिलेटर भी बोलते हैं। ये क्वार्ट्ज जो है वो एक इंडक्टर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? इंडक्टर की तरह काम करता है। हाई स्टेबल ऑसिलेटर प्रोवाइड हाई स्टेबल ऑसिलेटर। ये जो क्वार्ट्ज ऑसिलेटर है ये हाईली स्टेबल ऑसिलेटर प्रोवाइड कराता है। तो ये फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क के बेस पर यहां पर एक आरसी ऑसिलेटर्स बन गए, एक एलसी ऑसिलेटर बन गए और एक क्रिस्टल। आरसी को फिर से हमने दो पार्ट में बांट दिया, एक हो गया फेज शिफ्ट, एक हो गया वीन ब्रिज। ये कहां यूज होंगे? जहां फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी है और ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। एलसी ऑसिलेटर्स में तीन आ गए, एक आ गया हार्टले, एक आ गया कॉलपिट और एक आ गया क्लैपर, एक हो गया क्रिस्टल ऑसिलेटर जिसमें क्वार्ट्ज का यूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की सबसे पहले बात करें तो आरसी फेज शिफ्ट में जो सबसे पहला जो फेज शिफ्ट करेगा वो करेगा एम्पलीफायर। और एम्पलीफायर कितने डिग्री का फेज शिफ्ट कर देगा? 180 डिग्री का। शुरू में मैं आपको बता ही चुका हूं, क्योंकि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? सीई कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो 180 डिग्री से शिफ्ट करेगा ही करेगा। फिर मैंने आपको ये बताया कि बर्क-हसेन क्राइटेरिया के लिए, किसके लिए? बर्क-हसेन क्राइटेरिया के लिए ये जरूरी है कि जो फेज लूप है वो 360 डिग्री हो या 0 डिग्री हो। तो अगर ऊपर एम्पलीफायर ने 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मार दिया है तो नीचे जो फीडबैक सर्किट लगा हुआ है उसको भी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मारना पड़ेगा। तो यहां पर भी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट लग जाएगा। तो टोटल फेज लूप कितना आ गया? 360 डिग्री या 0 डिग्री, 360 डिग्री या 0 डिग्री। फीडबैक सर्किट के अंदर जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो किसका बनेगा? आरसी का। एम्पलीफायर जो यूज कर रहे हैं हम कौन सा कर रहे हैं? कॉन्फ़िगरेशन सीई कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं। इसका अगर सर्किट, हालांकि सर्किट हमें कोई पूछेगा नहीं, तो मेन पार्ट ये है, ये जो पार्ट है ये फीडबैक सर्किट का पार्ट है। कौन सा पार्ट है? फीडबैक सर्किट का। अब यहां पर तीन आरसी कॉम्बिनेशन लगे हुए हैं, 1 2 और 3 आरसी कॉम्बिनेशन लगे हुए हैं। ये तीन ही आरसी कॉम्बिनेशन क्यों लगे हैं इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। मैंने कोई सा भी एक इनमें से कॉम्बिनेशन निकाल लिया, ये सी और आर। इनपुट सोर्स वोल्टेज मैंने प्रोवाइड करा दिया। आर जो है रेजिस्टेंस, ये इसके अक्रॉस हमें आउटपुट मिलेगा क्योंकि ये लोड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहां पर वोल्टेज डिवाइडर मेथड से यदि मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालूं तो वोल्टेज आउटपुट कितना आ जाएगा? R/R प्लस XC। XC क्या हो जाएगा? इसका इंपीडेंस।
इंपेडेंस हो जाएगा इसका, है ना, रिएक्टेंस जो ऑफर करेगा इसको। और वी इन क्या आ जाएगा, वी इन, वी नॉट अपॉन वी इन, वी नॉट अपॉन वी इन बराबर हो जाएगा आर अपॉन आर प्लस एक्स सी की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1 अपॉन आयोटा या जे कितनी, ओमेगा सी, जे ओमेगा सी। तो अगर इसका मैं क्या निकालूं, फेज एंगल निकालूं, फेज एंगल निकालूं तो ऊपर वाला जो पार्ट है जो न्यूमरेटर में है वो तो है रियल, तो रियल पार्ट है तो उसके लिए जो फेज एंगल हो गया वो कितना हो गया, 0। फिर नीचे जो पार्ट है डिनोमिनेटर में उसमें आयोटा है, आयोटा ऊपर जाके क्या वैल्यू देगा, माइनस, तो यहां पर मैंने क्या लगा दिया, माइनस। फिर उसके बाद फेज एंगल हम कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स, ऊपर इमेजिनरी पार्ट नीचे रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कौन सा हो गया, ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी, और रियल पार्ट कौन सा हो गया, आर, तो क्या बन गया 1 अपॉन ओमेगा सी आर। माइनस साइन आ रहा है इसका मतलब ये किस में है, लैगिंग में है। फेज एंगल में माइनस साइन आ रहा है इसका मतलब ये किस में है, लैगिंग में है। तो लैगिंग में है तो इसलिए हम जो आरसी का कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाते हैं, आरसी इस तरह से लेते हैं कि किसी तरह से भी एक आरसी कॉम्बिनेशन का जो फेज एंगल है वो 60 डिग्री आ जाए। एक कॉम्बिनेशन का 60 डिग्री आएगा, कुल हमें कितना चाहिए, 180 डिग्री, तो इसलिए हम 3 का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, 60 प्लस 60 प्लस 60 टोटल कितना हो गया, 180। इसलिए हम 3 आरसी का कॉम्बिनेशन यहां पर बनाकर चलते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेंगे बस, फेज एंगल कितना होता है, लैगिंग में होता है या लीडिंग में होता है, किसमें, आरसी में। और जो कुल फेज शिफ्ट ये प्रोवाइड कराता है फ्रीक्वेंसी सर्किट वो कितना कराता है, 180। कितने कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 3 आरसी सर्किट का यहां पर कॉम्बिनेशन लेते हैं। आगे आ जाओ। उसके बाद इसके एडवांटेज क्या होते हैं, एडवांटेज ये है कि इसमें कोई भी इंडक्टर यूज नहीं किया गया जैसा कि हमने देखा, तो इसलिए इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। वेल सुटेबल फॉर लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी कितनी, 10 किलो हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी के लिए भी ये सुटेबल होते हैं। फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है ना, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इनमें से कौन फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, इनमें से कौन फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर नहीं है। तो जो आरसी है वो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होते हैं। डिसएडवांटेज इसका क्या होता है, स्मॉल आउटपुट ड्यू टू स्मॉल फीडबैक, आउटपुट इसका कम मिलता है क्योंकि फीडबैक भी इसको क्या मिलता है, कम मिलता है। फ्रीक्वेंसी की जो स्टेबिलिटी है वो इसकी पुअर होती है ड्यू टू टेम्परेचर। रिक्वायर हाई गेन, प्रैक्टिकली नॉट इम्पॉसिबल, हाई गेन इससे निकालना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, कौन से की, आरसी ऑसिलेटर की, तो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सीधा आपको याद करना है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई आरसी और अंडर रूट 6, 1 अपॉन 2 पाई आरसी अंडर रूट 6। ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 अपॉन आरसी अंडर रूट 6, ये आपको याद रखना है ना, MTR मुझे तो रटो या याद रखो। पार्क हसेन क्राइटेरिया क्या हो गया, ए बीटा इक्वल्स टू 1, ए यहां पर रियल पार्ट होना चाहिए और बीटा, अगर ए रियल पार्ट है तो बीटा भी यहां पर रियल होना चाहिए। अगर बीटा इमेजिनरी है तो आपको कुछ भी करके उसको रियल बनाना पड़ेगा। ये तो बात हो गई किसकी, आरसी की। आरसी में भी पहला कौन सा, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, कौन सा वाला, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो ये आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली, ये वाली फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है। आरसी का ही दूसरा टाइप कौन सा है, वीन ब्रिज। तो वीन ब्रिज, आरसी भी ऑडियो फ्रीक्वेंसी है तो वीन ब्रिज भी कौन से होंगे, ऑडियो फ्रीक्वेंसी। यहां पर हम 2 एम्पलीफायर यूज करते हैं, फेज शिफ्ट में हम 1 एम्पलीफायर यूज करते हैं, यहां पर जो एम्पलीफायर यूज करेंगे हम 2 एम्पलीफायर यूज करेंगे। फीडबैक जो नेटवर्क रहेगा वो लीडिंग लैगिंग नेटवर्क यूज होगा। लीडिंग वो कभी किसी टाइम लीडिंग में रहेगा, कभी वो सुटेबल कॉम्बिनेशन के लिए लैगिंग में रहेगा, यानी कि दोनों चीजें वहां पर पॉसिबल है, लीडिंग और लैगिंग। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर उसके बाद एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी के ऊपर, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी के ऊपर यानी कि F0 के ऊपर कोई भी फेज इंट्रोड्यूस नहीं होगा। मतलब ये एम्पलीफायर है तो इनपुट सिग्नल ये है तो आउटपुट सिग्नल भी देखो सेम ही वेव फॉर्म मिल रहा है। तो F0 के ऊपर यानी कि कोई सूटेबल फ्रीक्वेंसी हमें F0 मिल गई तो उसके ऊपर कोई भी फेज इंट्रोड्यूस नहीं होगा। परंतु यदि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाती है तो उस केस में फेज लैग हो जाएगा। लैग होने का मतलब क्या होगा, पीछे रहना। तो अगर इनपुट अगर ऐसा है तो देखो यहां पर ये इनपुट यहां से चालू हो रहा है, अगर फेज लैग हो रहा है तो इनपुट यहां नीचे से चालू होगा, नीचे से चालू हो गया मतलब लैग हो गया, पीछे रह गया, थोड़ा रिस्पॉन्स जो है वो हमें लेट मिल रहा है। अगर F की वैल्यू F0 से कम रह गई, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी से कम रह गई, तो अब ये जो सर्किट हो जाएगा लीडिंग हो जाएगा। लीडिंग का मतलब अब हमें रिस्पॉन्स जल्दी मिलेगा, कहने का मतलब ये ऐसे चल रहा है और यहां से हमें मिलेगा ये ऊपर। आप कई बार देखते हो ना यूट्यूब के वीडियो कई बार आपने देखे होंगे, आपको आवाज पहले चलती हुई दिखाई दे रही है, वीडियो बाद में आ रहा है, तो वो लीडिंग होता है। कई बार आपको ऐसे वीडियो दिखाई देते होंगे कि जिनमें सीन आगे चल रहे हैं, आवाज पीछे आ रही है, तो वो कौन से हो गए, लैगिंग हो गए। तो सेम कहानी यहां पर होती है, कई बार रेस्पॉन्स जल्दी मिलता है, कई बार रेस्पॉन्स लेट मिलता है। ठीक है,
तो आरसी एलिमेंट इज यूज्ड इन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ओवरऑल गेन इज वेरी हाई। ओवरऑल गेन इसका क्या होता है, वेरी हाई होता है। प्रोवाइड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज, बहुत वेरिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज ये प्रोवाइड कराते हैं। तो यहां पर ये तीन मेन इंपॉर्टेंट बात है। सूटेबल फ्रीक्वेंसी पे ये किसी तरह का कोई फेज इंट्रोड्यूस नहीं करेगा। यदि फ्रीक्वेंसी जो एक सिलेक्टिव फ्रीक्वेंसी है उससे ज्यादा है तो ये लैगिंग में आएगा। यदि फ्रीक्वेंसी एक ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से कम है तो ये लीडिंग में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब आगे चलते हैं, आगे यहां पर आओ। अब व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर की अगर मैं फ्रीक्वेंसी लिखना चाहूं तो व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई √R1 C1 R2 C2। यदि R1 R2 बराबर हो जाते हैं R के और C1 C2 बराबर हो जाता है C के, तो व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाती है ये आपको याद रखना है। ये जितनी भी मैं फ्रीक्वेंसी बता रहा हूं आपको, चाहे वो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की है चाहे वो व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर की है, ये फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए क्योंकि सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं। तो यहां तक तो अभी मैंने बात की किसकी, आरसी ऑसिलेटर्स की ना, जिसके अंदर हमने जो फीडबैक नेटवर्क है, जिसके अंदर हमने फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव जो एलिमेंट्स है उसमें आर और सी लिया था, इसलिए आरसी ऑसिलेटर जो कि यूज किए जाते हैं लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए। रेंज क्या होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक, इसके अंदर दो, एक आता है कौन सा, एक आता है व्हीन ब्रिज और एक कौन सा आता है फेज शिफ्ट। अब हम बात करेंगे एलसी ऑसिलेटर्स की। तो एलसी ऑसिलेशंस यूज होते हैं किसके लिए, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। इट इज यूज फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। इनके लिए जो फीडबैक नेटवर्क है उसमें जो हम फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क यूज करते हैं वो एलसी कॉम्बिनेशन यहां पर यूज करते हैं फीडबैक के अंदर, है ना। जिस तरह से वहां आरसी किया, यहां पर हम यूज करते हैं एलसी। इसको भी, एलसी को भी तीन पार्ट में हम बांटते हैं। एक होता है हार्टले, एक होता है कॉलपिट और एक होता है क्लैपर। एक होता है हार्टले, एक होता है कॉलपिट और एक होता है क्लैपर। अब यहां पर फीडबैक जो नेटवर्क है वो यहां पर मैंने एक फीडबैक नेटवर्क दिखाया है। इस फीडबैक नेटवर्क में एक एलिमेंट को मैंने नाम दिया हुआ है Z3 और एक एलिमेंट को नाम दिया हुआ है मैंने Z2 और एक एलिमेंट है Z1। ठीक है, एक लिया मैंने Z3, एक लिया Z2, एक लिया Z1। अगर Z1 इंडक्टर है, क्या है, Z1 इंडक्टर है और Z2 Z3 क्या है, कैपेसिटर। सॉरी, Z1 कैपेसिटर है। अगर Z1 कैपेसिटर है और Z2 और Z3 ये दोनों इंडक्टर है तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कहलाएगा हार्टले। ध्यान से सुनो, Z1 कैपेसिटर है, Z2 Z3 इंडक्टर है तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कहलाएगा हार्टले। और अगर Z1 इंडक्टर है और Z2 Z3 क्या है, कैपेसिटर है, तो ये कहलाएगा कॉलपिट। ठीक है, Z2 Z3 कैपेसिटर है और Z1 इंडक्टर है तो ये कहलाएगा कॉलपिट। और अगर Z1 यानी कि बीच वाला, सेंटर टेपिंग कर रखी है यहां पर, ये बीच वाला अगर क्या है, कैपेसिटर है और बाकी दोनों इंडक्टर है तो ये कहलाएगा हार्टले ऑसिलेटर, एलसी ऑसिलेशंस, है ना। यहां पर जो फीडबैक है वो फीडबैक वोल्टेज जो मिलेगा वो Z2 के अक्रॉस मिलेगा। किसके अक्रॉस मिलेगा, फीडबैक वोल्टेज Z2 के अक्रॉस मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि दो कैपेसिटर एक इंडक्टर, दो कैपेसिटर एक इंडक्टर कॉलपिट, दो इंडक्टर एक कैपेसिटर हार्टले, दो कैपेसिटर एक इंडक्टर कॉलपिट, दो इंडक्टर एक कैपेसिटर हार्टले। ठीक है, आगे बढ़ो। अब मैंने कहा कि जो फीडबैक वोल्टेज है वो Z2 के क्रॉस मिलेगा, तो Z2 के क्रॉस वोल्टेज डिवाइडर मेथड से अगर हम फीडबैक वोल्टेज निकालें तो वो कितना आ जाएगा, Z2 V0 अपॉन Z2 प्लस Z3। ये जो कैलकुलेशन है ये आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप जब हार्टले ऑसिलेटर और कॉलपिट ऑसिलेटर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बहुत काम आएगा। तो यहां से VF अपॉन V0 अगर हम निकालें तो ये किसके बराबर आ गया, Z2 अपॉन Z2 प्लस Z3। ये फीडबैक नेटवर्क के अंदर अगर आपको रेजिस्टेंस दे रखे हैं और आपसे पूछा जाए वोल्टेज गेन निकालो या ट्रांसफर गेन निकालो या फीडबैक गेन निकालो, तो यहां से ये फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब जो एम्पलीफायर सर्किट मैंने आपको दिखाया उसका मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो V इन, ये R इन हो गया और यहां पर बीच में ट्रांसफार्मर लगाए, ट्रांसफार्मर से यहां पे वोल्टेज सोर्स मिल गया तो गेन जो मिल गया आउटपुट वोल्टेज वो हो गया AV इन और यहां पर आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस की फॉर्म में यहां पर जो फीडबैक सर्किट है वो लोड रेजिस्टेंस की फॉर्म में काम कर रहा है। फीडबैक सर्किट जो है वो लोड रेजिस्टेंस की फॉर्म में काम कर रहा है। तो अगर मेरे को V आउटपुट निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, वोल्टेज डिवाइडर मेथड से ZL। और यहां पर अब इसके लिए सोर्स वोल्टेज का काम कौन करेगा, ये AV इन, तो AV इन लिख दिया, ZL अपॉन ZL प्लस R0, ZL प्लस R0।
ठीक है। तो वी नॉट अपॉन जेड, वी इन कर दिया हमने, वी नॉट अपॉन वी इन अगर हमने कर दिया तो यहां से बना ए वी जेड एल अपॉन जेड एल प्लस आर नॉट इक्वल्स टू ए। ए क्या कहलाएगा? गेन। किसका गेन है? एलसी सर्किट का। लोड रेजिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो लोड रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? लोड रेजिस्टेंस मैंने कहा फीडबैक सर्किट लोड रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो देखो यहां पर जो Z2 Z3 है, ये Z2 Z3 दोनों सीरीज में हो गए और Z1 इसके किस में हो गया? पैरेलल में। तो ये दोनों सीरीज में और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसका अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे यानी कि ZL, तो वो बराबर आ जाएगा Z2 Z3 Z1। Z2 Z3 समेशन में इनको मल्टीप्लाई कर दिया Z1 से और अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, जो भी हम फॉर्मूला लगाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन की, वो फॉर्मूला हमने यूज कर लिए। आगे बात करें, यदि हमें बर्क हसेन क्राइटेरिया लगाना है तो ए बीटा को 1 करना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू यानी कि गेन की वैल्यू हमने यहां से निकाली है। कहां पर? ये वाली, ये गेन की वैल्यू है ये वैल्यू, और बीटा की वैल्यू हमने ये लिखी है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के साथ ही ZL की वैल्यू हम यहां से लिख देंगे। तो ये सारी वैल्यूज हम जब यहां पर सब्सटीट्यूट करेंगे फिर ये हमारे पास कंडीशन बनेगी। मैंने कहा कि ए बीटा की वैल्यू 1 है और उसमें हमें जो इसको रियल रखना है, रियल रखना है। क्या रखना है? रियल, इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए। तो Z1 Z2 Z3 क्या है? इंपेडेंस है। तो इनको अगर हम Z1 को लिखें एलिमेंट के फॉर्म में तो आयोटा x1, Z2 आयोटा x2 और Z3 हो गया आयोटा x3। तो Z1 Z2 Z3 की रिप्लेस कर देंगे यहां पर वैल्यू, तो हमारे पास बनेगा माइनस आयोटा 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 स्क्वायर माइनस 1। तो माइनस ए वी x1 x2, नीचे बन जाएगा x1 x2 x1 x3। ये वाला जो पार्ट है आयोटा वाला पार्ट बन जाएगा आर नॉट x1 प्लस x2 प्लस x3, और ये आयोटा है आयोटा। तो पर हमें तो रियल पार्ट चाहिए, तो रियल पार्ट चाहिए तो ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, है ना। तो इतनी रामायण का कोई मतलब नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो क्या पता होनी चाहिए? वो ये पता होनी चाहिए कि रियल पार्ट है तो x1 x2 x3 ये 0 होना चाहिए। तो एलसी ऑसिलेशन के लिए चाहे वो कॉलपिट बन रहा हो चाहे वो हार्टले बन रहा हो, उसके लिए x1 x2 x3 की वैल्यू क्या हो? 0 हो। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है। अब इसको हम फर्दर बात कर लेते हैं हार्टले ऑसिलेटर के फॉर्म में और कॉलपिट ऑसिलेटर के फॉर्म में। एज वी नो कि जो हार्टले ऑसिलेटर हैं वो रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर होते हैं। हमने ये बात की कि हार्टले ऑसिलेटर के अंदर 2 इंडक्टर यूज करते हैं और एक कैपेसिटर। कैपेसिटर की सेंटर टेपिंग की जाती है, बीच में लग रहा है तो यहां पर सेंटर टेपिंग की जाती है। याद रहे हार्टले मतलब हार्ट ले एल फॉर इंडक्टर, हार्टले 2 इंडक्टर 1 कैपेसिटर। कॉलपिट सी से स्टार्ट हो रहा है, कॉलपिट 2 कैपेसिटर 1 इंडक्टर। हार्टले 2 इंडक्टर 1 कैपेसिटर। कॉलपिट का सी से स्टार्ट हो रहा है तो 2 कैपेसिटर 1 इंडक्टर। तो 2 इंडक्टर यूज हो रहे हैं और 1 कैपेसिटर। L1 इक्वल्स टू x1, L2 इक्वल्स टू x2 और C इक्वल्स टू क्या हो गया? x3 हो गया। x1 क्या है? रिएक्टेंस, उसको मैंने लिख दिया ओमेगा L1, x2 को लिख दिया ओमेगा L2 और x3 हो गया -1 अपॉन ओमेगा C। ये तीनों वैल्यू हो गई। ये तीनों वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट करेंगे। यहां पर ये तीनों वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या बनेगा? x1 x2 x3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे तो यहां से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इसकी हार्टले की, कितनी आ जाएगी? 1/2 पाई अंडर रूट L1 प्लस L2, अंडर रूट L1 प्लस L2 इंटू C। L1 प्लस L2 को हम LT भी लिख सकते हैं, मतलब टोटल क्या? इंडक्टेंस। कई बार यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन का भी इफेक्ट आ जाता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन का इफेक्ट आ जाता है तो LT की जो टोटल वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है L1 प्लस L2 प्लस 2M। अगर सेम कनेक्शन है तो L1 प्लस L2 प्लस 2M, अगर ऑपोजिट में जुड़े हुए हैं तो L1 प्लस L2 माइनस 2M हो जाता है ना। यहां पर प्लस माइनस 2M आएगा। अगर सेम कनेक्शन है यानी कि सीरीज में लगे हुए हैं एक लाइन में तो L1 प्लस L2। यदि ऑपोजिट कनेक्शन है, यूं जुड़ रहे हैं, यूं घूमकर यूं जुड़ रहे हैं, तो हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस 2M। अगर आपको M दे रखा है, म्यूचुअल इंडक्शन दे रखा है। जो फीडबैक गेन है यहां पर, फीडबैक गेन या ट्रांसफर गेन जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी बीटा या MV L2 अपॉन L1। ये किसके केस में है? ये है हार्टले के केस में। इसके डिसएडवांटेज क्या है? इसका साइज बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 इंडक्टर और कैपेसिटर यूज कर रखे हैं। कॉस्ट बढ़ जाएगा, साइज बढ़ेगा, तो लो फ्रीक्वेंसी के लिए इनको यूज किया नहीं जा सकता। फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी पुअर रहती है। एडवांटेज क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आउटपुट बहुत हाई होता है। एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी होती है। एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी कैसे करते हैं? कैपेसिटर की हेल्प से। ऑटो ट्रांसफार्मर यहां पर यूज किया जाता है। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं कॉलपिट की। कॉलपिट का जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 कैपेसिटर 1 इंडक्टर, यहां पर भी वही कॉम्बिनेशन x1 x2 x3। यहां पर x1 x2 की वैल्यू -1 अपॉन ओमेगा C, -1 अपॉन ओमेगा C, x3 हो जाएगा ओमेगा L।
यहां से जब फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा F इक्वल्स टू 1/2 √L C1 C2 ओवर C1 प्लस C2, जो टोटल कैपेसिटेंस है वो हो जाएगा CT, तो CT जो हो जाएगा वो हो जाएगा C1 C2 ओवर C1 प्लस C2। यहां पर जो फीडबैक गेन है वो हो जाएगा कितना, MV इक्वल्स टू C1/C2। यहां पर जबकि हमने इंडक्टर यानी कि हार्टले के केस में पढ़ा था, MV की वैल्यू हो गई थी L2/L1, है ना। यहां पर वैल्यू पढ़ी थी तुमने, कहां गई, ये रही, ये पढ़ी थी L2/L1। और जबकि जब कॉलपिट के केस में बात कर रहे हो तो ये कितनी है, C1/C2। इस चीज का खासा ध्यान रखना, क्वेश्चन इसके ऊपर बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ ना। नेक्स्ट यहां इसके एडवांटेज, हाई फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, जनरेट हाई फ्रीक्वेंसी, प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, स्मॉल साइज एज कंपेयर टू हार्टले। डिसएडवांटेज क्या है, डिफिकल्ट टू डिजाइन, पुअर आइसोलेशन, और ये क्या है, F0 कैन बी अनस्टेबल। F0 मतलब ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, कैन बी अनस्टेबल ड्यू टू इंटरनल कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांजिस्टर, इंटरनल कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये था ऑसिलेशन, और जो कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत हद तक बूस्ट करेगा। एंड आई होप ये जो लेक्चर है बहुत ज्यादा आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें हेल्पफुल होने वाला है। ये जितने भी चीजें मैंने लिखी हैं वन लाइनर, ये डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन के फॉर्म में भी आपसे पूछी जा सकती हैं, तो मेरे पढ़ाने के बाद इनको आप नोट्स के फॉर्म में भी लिखेंगे तो वो ज़्यादा आपको एडवांटेज रहेगा, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आज के लेक्चर में हमने टॉपिक जो कवर किया वो किया ऑसिलेशन। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक्स में नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर मैं टॉपिक कवर जो करूंगा वो करूंगा ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर बायसिंग, दोनों एक लेक्चर में कवर करूंगा, ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर बायसिंग। और एक लेक्चर के अंदर मैं कवर करूंगा एम्पलीफायर, फीडबैक एम्पलीफायर और ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो 3 लेक्चर के अंदर मैं ये पूरा निपटा दूंगा। वो जो पार्ट है सेमीकंडक्टर या जो कौन से तुम्हारे रेक्टिफायर्स, वो देख लेंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो उसके ऊपर भी एक लेक्चर मैं बना दूंगा जिससे आप रिवाइज कर पाओ, और एक लेक्चर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कुल मिला के 4 से 5 लेक्चर में पूरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो रिवाइज हो जाएगी। 2 लेक्चर के अंदर सॉलिड जो स्टेट है वो रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो अगर आप लोग लेक्चर को पसंद कर रहे हैं, आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।